बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम और इसमें हम दो चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। एक होगी इसमें कि शॉर्टेज क्या होती है और एक सरप्लस क्या होती है। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक सपोज हमारे पास कोई भी एक गुड है, मतलब कोई भी एक चीज़ है जिसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में गुड भी कहते हैं और उसके साथ साथ कमोडिटी भी कहते हैं। ठीक है, सपोज गुड ए है, इसका नाम है ए। अब इसकी मार्केट में प्राइस है 5 रुपए। अब इसकी जो प्राइस थी वो पहले 5 रुपए थी और अब उसकी जो प्राइस है वो 7 रुपए हो गई है। जब इसकी प्राइस 5 रुपए थी तो तब 10 बंदे लेते थे एक दिन में। जब 7 रुपए हुई तो 7 बंदों ने लेना स्टार्ट कर दी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब कीमत 5 रुपए थी तो 10 बंदे लेने वाले थे और जब कीमत 7 रुपए हुई 2 रुपए कीमत बढ़ी, मतलब इंक्रीज हुई, तो खरीदने वालों की तादाद में कमी हो गई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी गुड की जब प्राइस बढ़े तो लेने वालों की तादाद कम हो जाती है, मतलब कि उसकी डिमांड या तलब कम हो जाती है। तो एक चीज जब बढ़े और दूसरी कम हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल। इसमें आप देखें कि हमने क्या देखा कि कोई भी जो गुड है अगर उसकी प्राइस बढ़े तो लेने वालों की तादाद कम हो जाती है, मतलब उसकी तलब या डिमांड कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर डी मतलब डिमांड कम हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम एक टेबल की मदद से देखते हैं इनका आपस में रिलेशन। सपोज ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास डिमांड है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में क्या है, एक गुड यानी एक चीज है जिसका नाम है ए, गुड ए। अब वो जब 1 रुपए की थी तो डेली के 5 लोग खरीदने आते थे। ये एक दुकानदार ने अपना एनालिसिस किया, अपनी ऑब्जर्वेशन उसने बताई कि मैंने दुकान में जो गुड ए रखी हुई है जब उसकी कीमत 1 रुपए थी तो डेली के 5 बिक जाती थी। एक एवरेज वो बता रहा है। तो उसने कहा जब मैंने इसकी प्राइस 2 की तो उधर से 4 लोग खरीदने आए। मतलब ये कि जब पता चला कि इसकी कीमत बढ़ गई है तो फिर कम ग्राहक आए, कस्टमर आए, उसकी थोड़ी डिमांड या तलब कम हो गई, उसकी सेल कम हुई है। और जब प्राइस 3 की तो उधर से भी ऑलमोस्ट 3 लोग ही खरीदने आए। जब 2 की तो फिर ये सॉरी इसके बाद जब उसने 4 की तो उधर से 2 लोग खरीदने आए। और जब उसने कहा कि मैंने इसकी कीमत 5 रुपए कर दी तो फिर सिर्फ एक बंदा ही खरीदने आया। तो इसमें हम दोनों का रिलेशन चेक कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि प्राइस जो है जैसे ही उसने कीमत बढ़ाई अपने किसी चीज की, प्रोडक्ट की, कमोडिटी की, तो उसकी जो तलब या डिमांड है वो भी बिल्कुल वैसे ही कम होती गई। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, आपको याद हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने दो चीजें फोटोकॉपी और प्रिंट, ये दो एग्जांपल्स ली थी और हमने कहा था कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं लेकिन नॉट इक्वल रेशियो ऑफ चेंज है। अगर सपोज एक चीज 10 गुना बढ़ रही है तो जरूरी नहीं कि दूसरी भी 10 गुना कम हो सकता है एक चीज 10 गुना बढ़े तो दूसरी 5 गुना कम हो, या एक चीज 10 गुना बढ़े तो दूसरी 20 गुना कम हो, ऐसे भी हो सकता है। वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। आज हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अगर आप एग्जाम्पल में नोट करें तो यहाँ पर क्या है, इक्वल रेशियो ऑफ चेंज है। अगर एक चीज फर्ज करें सपोज 10 गुना बढ़ रही है
तो दूसरी भी 10 गुना ही कम होगी। एक चीज 5 गुना बढ़ रही है तो दूसरी भी 5 गुना ही कम होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्वल रेशियो ऑफ चेंज है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक तो ये इससे रिजल्ट निकाला है कि जो प्राइस और डिमांड है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है। अब इस तरह से आपने एग्जांपल टेबल देखी, अब टेबल की मदद से हम फिर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। सिमिलरली 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हमारे पास है डिमांड गुड ए जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर उस गुड ए की प्राइस है, यहाँ ओरिजिन है 0। ठीक है, तो हमने क्या एग्जांपल देखी है, हमने ये देखा है कि जब उस चीज की प्राइस 1 रुपए थी, ये 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। जब प्राइस 1 रुपए थी तो इसकी डिमांड क्या थी, डेली की 5 कस्टमर आते थे। तो इधर से हमने देखा 1 और इधर से 5, तो ये यहाँ पर हमें पॉइंट मिला। दूसरी दफा क्या होता है, वो कहते हैं जब उसकी प्राइस मैंने 2 की तो फिर 4 लोग खरीदने हैं, ये यहाँ पर इसका पॉइंट जहां पर मिला हमें। उसके बाद वो कहता है कि जब इसकी प्राइस मैंने 3 की थी, जैसे हमने अभी टेबल में देखा है, तो फिर क्या हुआ, फिर कस्टमर भी ऑलमोस्ट 3 ही आए, ये इधर स्ट्रेट आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट मिला। फिर जब उसने प्राइस 4 की तो कस्टमर सिर्फ 2 है, ये ऐसे आ जाएगा पॉइंट, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फिर एंड पर उसने कहा कि जब मैंने उसकी प्राइस 5 रुपए कर दी तो सिर्फ 1 बंदा खरीदने आया, बाकी को पता चल गया कि 5 रुपए प्राइस हो गया तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये हमें लाइन मिल जाती है ग्राफ के ऊपर, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ये सही इधर से नहीं बन रही लेकिन होगी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अब इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, हमने किस चीज को डिस्कस किया है, बेसिकली हमने डिमांड को डिस्कस किया है। डिमांड के ऊपर हमने प्राइस का इफेक्ट देखा है कि कीमत बढ़े या कम हो तो डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो वो हमने क्योंकि डिमांड के ऊपर प्राइस का इफेक्ट देखा है तो हम इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल सी चीज है कि किसी चीज की कीमत बढ़े तो उसकी तलब कम हो जाती है। आप आमतौर पर देख सकते हैं मार्केट में कि जो चीज महंगी होती है उसको लोग खरीदना कम कर देते हैं, सस्ती चीज अगर हो तो फिर खरीदना ज्यादा कर देते हैं। अब यही प्राइस जो हमने एग्जांपल लिया है कि इसकी प्राइस क्या हुई है, बड़ी है, तो हमने ये देखा डिमांड कम हुई है। अगर सपोज एक चीज है जिसकी कीमत 5 रुपए है और तब एक कस्टमर आता है, अब उसी सिनेरियो को हम उल्टा करके देखते हैं, अब उसकी कीमत थोड़ी कम हुई है 4 रुपए, तो फिर कस्टमर पहले एक आया, फिर 2 कस्टमर आ गए, फिर उसकी प्राइस मजीद कम हुई है तो इधर से मजीद कस्टमर बढ़ाए, फिर उसकी प्राइस मजीद कम हुई है तो कस्टमर बढ़ाए, फिर उसकी प्राइस जब 1 हो गई तो अब 5 कस्टमर आगे लेने। तो सेम रिलेशन ही है। ओवरऑल देखना यह है कि प्राइस और डिमांड दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने देखा है कि प्राइस और डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस डिमांड के ऊपर हमने प्राइस का इफेक्ट देखा है, किसी भी चीज की डिमांड के ऊपर, और हमारे एग्जाम्पल में क्या है, गुड ए है जो हम एग्जाम्पल जिसकी पढ़ रहे हैं। तो गुड ए की डिमांड के ऊपर हमने प्राइस का इफेक्ट देखा है। क्योंकि डिमांड के ऊपर हमने देखा है तो हम इसलिए कहते हैं कि ये इसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड से रिलेटेड कोई कानून या लॉ है। और जो ग्राफ हमें कर्व देता है इसके मुतालिक हम उसे क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व। अब जिस तरह हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की जो कर्व मिली थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रीड की थी, बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रीड करेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या मिल रहा है, एक तो सेम वही कि ये क्या है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि प्राइस और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो, एक कम से दूसरी बढ़े तो इनवर्स रिलेशन होता है और डाउनवर्ड कर्व मिलती है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। वो क्या थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वाली, वो थी कनकेव टू द ओरिजिन, क्योंकि उसमें इक्वल रेशियो ऑफ चेंज नहीं था। इसमें क्या इक्वल रेशियो ऑफ चेंज, तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, ड्यू टू इक्वल रेशियो ऑफ
चेंज, वहां था दो चीजों के दरमियान, यहाँ है प्राइस और डिमांड के दरमियान। ठीक हो गया। तो एक क्या है, डाउनवर्ड है, और दूसरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और अगर एक इजाफी आप लिखना चाहें, वैसे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहें तो वो क्या है, इट डजंट टच एक्सेस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो हमने देखा अगर एक चीज, सारे रिसोर्सेज एक ही चीज के ऊपर यूज करें तो दूसरी में कुछ नहीं बनता। और इस तरह से अगर सारे रिसोर्सेज के लिए हम पहली चीज बिल्कुल ना बनाएं और उस रिसोर्सेज को यूज करके दूसरी चीज पर लगा दें, तो हमने देखा कि पहले की प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है। तो वो इस तरह से था, इसलिए वहां पर क्या था, वो ओरिजिन को टच कर रही थी वो जो कर्व थी, क्योंकि एक की अगर 100% थी प्रोडक्शन, दूसरे की बिल्कुल जीरो थी रिसोर्सेज का यूज। इसमें क्या है, इसमें रिसोर्सेज वाली बात नहीं है, इसमें तो हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एक्सेस को टच करने वाली बात ही नहीं है, इसलिए हमने कह दिया कि यहाँ पर क्या है, वो एक्सेस को टच नहीं करेगी। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, लॉ ऑफ प्राइस। आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में कुछ होते हैं एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स में चार किस्म के लोग होते हैं, कंज्यूमर, फार्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर। फॉरेन ट्रेडर की मजीद क्लासिफिकेशन है, एक है इंपोर्टर्स और दूसरी क्या है, एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो चार एजेंट्स क्या हैं, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक्स के अंदर ये चार कैरेक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक्स की जो स्टोरी है उसमें चार कैरेक्टर्स हैं, चार किरदार हैं। एक है कंज्यूमर, कंज्यूमर का सारे जिंदगी काम होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना या खाना पीना। ठीक है, दूसरा क्या है, फार्म। फार्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो चीज कंज्यूमर खाता है, फार्म उस चीज को बनाती है या प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट का ओवरऑल कंट्रोल होता है, उसने होल्ड रखा होता है पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, एक रियासत या स्टेट होती है, एक ओनर होती है किसी भी मुल्क या कंट्री की। और फॉरेन ट्रेडर क्या होते हैं, ये कारोबारी लोग होते हैं जो अपना मुल्क, मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया, आउटसाइड पाकिस्तान, इसके दरमियान कारोबार करते हैं। और इसमें हम क्या कहेंगे, जो इंपोर्टर्स होते हैं ये बाहर से चीजें पाकिस्तान में लाते हैं, इन करते हैं। और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ये पाकिस्तान से चीजें बाहर लेकर बेचते हैं, आउट करते हैं। ठीक है, ये एजेंट्स हो गए। तो अब हमने क्या कहा कि जो फर्म होती है वो चीजें प्रोड्यूस करती है, और जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर से मुराद हम सारे लोग जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, किसी शॉप वगैरह से खरीदते हैं, तो ये चीजों को क्या करता है, कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, यूज करता है। ठीक है, अब ऐसे समझ लें कि जो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है वो कंज्यूमर से रिलेटेड था, और जो लॉ ऑफ सप्लाई अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो फर्म से रिलेटेड है। ठीक है, जो कंज्यूमर था इसके हमने क्या देखिए है, ये हमेशा चीज को यूज करता है, कंज्यूम करता है, तलब करता है, डिमांड करता है। तो हमने इसके ऊपर प्राइस का इफेक्ट देखा। और जो फर्म है ये चीजों को प्रोड्यूस करती है, बनाती है, पैदा करती है, इसके ऊपर भी हमने प्राइस का इफेक्ट ही देखना है। अब जब कोई भी शॉप वाला, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई बिजनेसमैन किसी चीज का बिजनेस करता है, जब उस चीज की प्राइस बढ़ती है तो वो उसकी सप्लाई बढ़ा देता है। और जो कंज्यूमर होता है वो जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम कर देता है। तो लड़ाई किस में है, एक फर्म जिसे आम जुबान में हम सप्लायर कह देते हैं, ठीक है, जो चीजें सप्लाई करते हैं पीछे से चीजें बनाकर, और दूसरी क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता है, चीजों को डिमांड करता है।
फार्म सप्लाई करती है, कंज्यूमर डिमांड करता है। इसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि कंज्यूमर और फार्म। कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम करता है, यूज करता है, खाता पीता है। फार्म चीजों को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करता है, किसी चीज की डिमांड करता है, और जो फार्म होती है वो किसी भी चीज की सप्लाई करती है। अब इसके ऊपर हमने प्राइस का इफेक्ट देखा, इसके ऊपर भी हमने प्राइस का इफेक्ट देखा। प्राइस के, अब किसी चीज की जब प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक महंगी चीज है, लोग नहीं खरीदेंगे तो उसकी तलब नहीं करेंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लाई करने वाला होता है वो उस चीज की सप्लाई भी बढ़ा देता है। उसे पता है कि अब चीज महंगी हो गई है तो हमें ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इस इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रेवेन्यू, ठीक है। किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है उसमें चार किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर, फार्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर। कंज्यूमर वो जो आम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं। फार्म वो दुकानें जो चीजों को बनाती हैं, पैदा करती हैं या बेचती हैं, सेल करती हैं। गवर्नमेंट सबको पता है, किसी भी मुल्क की जो ओनर होती है, जो हुकूमत करती है। और फॉरेन ट्रेडर क्या होते हैं, वो अपने मुल्क और दुनिया के बाकी मुल्कों के दरमियान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये चार चीजें हमने देखी हैं। अभी हम किन दो करेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम पहले दो करेक्टर्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से, एक है कंज्यूमर और दूसरी है फार्म। कंज्यूमर क्या करता है, चीजों को कंज्यूम करता है। फार्म चीजों को पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जो कंज्यूमर होता है ये कंज्यूम कैसे करता है, जाहिर सी बात है पहले चीजों को खरीदता है, बाय करता है। और फार्म चीजों को बनाकर क्या करती है, चीजों को सेल करती है, बेचती है, उसने अपने पास तो नहीं रखना होता। कंज्यूमर चीजों को क्यों खरीदता है, उसका मकसद होता है कि वो उन चीजों को इस्तेमाल करे, उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाए, उससे पूरी तरह उसकी तसल्ली हो जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, सेटिस्फाई हो जाए। फार्म जो होती है इसका मकसद क्या होता है, चीजें बनाने का, ताकि उन चीजों को सेल करे और उससे पैसा कमाए, मतलब मनी, जिसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं रेवेन्यू। तो एक चीज के महंगा होने से खरीदने वाला नहीं खरीदता कि ये महंगी है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बेचने वाला चाहता है कि अब चीज महंगी हुई है तो इससे रेवेन्यू ज्यादा आएगा, तो मैं चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूं और सप्लाई करूं। तो दोनों में क्या है, उलट रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड में और लॉ ऑफ सप्लाई में डिफरेंस। इधर क्या है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। यहाँ क्या है, प्राइस के बढ़ने से यहाँ पर उसकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। इसकी, ठीक है, सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है और यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। अब हमने जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड की टेबल वाली फॉर्म देखी है, इस तरह लॉ ऑफ सप्लाई की भी टेबल वाली फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइस और यहाँ पर हम लिख देंगे सप्लाई। प्राइस 1 रुपए थी तो इसकी एक चीज बिकती थी, प्राइस डबल हुई, बिकने की बात नहीं है, सप्लाई करने की बात है। तो प्राइस जब डबल हुई तो इसने अपनी तरफ से सप्लाई भी बढ़ा दी। यहाँ प्राइस ट्रिपल हुई तो इसने भी सप्लाई बढ़ा दी। इसके बाद प्राइस 4 हुई तो ये भी 4, ये 5 हुई है। यहाँ पर सिंपल रिलेशन है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई करने वाली फर्म भी अपनी सप्लाई बढ़ाती जा रही है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ये देखें 1 2 3 4 5 और सेम इसी तरह 1 2 3 4 और 5। तो जैसे जैसे इधर 1 का 1 पॉइंट मिलेगा, फिर दूसरे का मिलेगा, फिर तीसरे का मिलेगा, फिर चौथे का और फिर पांचवें का।
तो मतलब क्या है, इसमें ऐसे लाइन मिल जाएगी हमें कर्व। वहां पर भी क्या थी, लॉ ऑफ डिमांड में। अब लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, अब इन दोनों की कर्व्स का हम डिफरेंस देखते हैं। यहां पर क्या थी, यहां पर डाउनवर्ड थी, ठीक है, याद है, ऐसे कर्व मिली थी। और यहां पर कर्व क्या है, अपवर्ड है, ऐसे कर्व मिली है। और यहां पर क्या थी, स्ट्रेट लाइन, और यहां पर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट क्यों होती है, इक्वल रेशियो ऑफ चेन, यहां पर भी इक्वल रेशियो ऑफ चेन, ठीक है। फर्क क्या है डाउनवर्ड और अपवर्ड का, बाकी सेम है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कर्व क्या है, डाउनवर्ड है, और इसमें अपवर्ड है। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। अब हमने क्या देखना था, अब हमने कहा था कि अब हम देखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम ठीक है, इसको समझने के लिए हम फिर टेबल बनाएंगे, एक प्राइस की, फिर सप्लाई की, और फिर डिमांड की। प्राइस की हम रख देते हैं 1 2 3 4 और 5, और हमने कहा था प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी वैसे बढ़ती है, तो ये भी 1 2 3 4 और 5। और डिमांड का उलट रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्राइस 1 थी तो डिमांड 5 थी, फिर ये कम हुई, ठीक है। तो प्राइस के ऊपर हमने, प्राइस का इफेक्ट हमने देखा है सप्लाई के ऊपर भी और डिमांड के ऊपर भी। अब यहां पर देखें कोई ऐसी प्राइस है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो। इक्विलिब्रियम उसी को कहते हैं जब एक स्टैटिक पोजीशन हो, जब सारे हालात सुकून में हो, नॉर्मल हालात में हो, जहां पर कोई हंगामी सूरत हाल ना हो, ना तो कोई चीज एक्स्ट्रा हो ना किसी चीज की कमी हो, बिल्कुल पुरसुकून, जितनी लोग मांग रहे हैं उतनी सप्लाई हो रही है। तो जब इस तरह की सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं ये इस टाइम इक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस पोजीशन है। जो मार्केट है, मार्केट उसी को कहते हैं ना, जो शॉप्स वगैरह हम चीजें खरीदते हैं जहां से, तो मार्केट क्या है इस टाइम इक्विलिब्रियम की हालत में है। कब, जब डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो यहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल कहां पर हो रही हैं, ये आप पॉइंट ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर प्राइस क्या है, प्राइस भी 3 है। अब जरूरी नहीं कि जब मार्केट इक्विलिब्रियम हो तो प्राइस का भी वही फिगर हो जो सप्लाई और डिमांड का है। ये तो हमने सिंपल फिगर, जितने आसान हो सकते थे हमने फिगर यूज किए हैं कि 1 2 3 4 5, सप्लाई भी 1 2 3 4 5 और डिमांड 5 4 3 2 1। ये तो एक सिंपल फिगर हमने यूज किया। मकसद है ये है कि प्राइस तो हमने बाद में देखनी है, पहले हमने ये देखना है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है कि ऐसी कोई है सिचुएशन जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों मैच कर रहे हो, इनका फिगर सेम हो। तो वो हमने देख लिया कि जहां पर सप्लाई जब 3 है तो डिमांड भी 3 है। तो हम देखते हैं कि अच्छा ये किस प्राइस के ऊपर दोनों मैच हो रहे हैं। तो हमने देखा कि जब प्राइस क्या थी, 3 थी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब प्राइस 3 थी तो तब सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल थी। तो जब इक्वल हूं दोनों, एक मतवाजन हालत में हूं, बैलेंस सिचुएशन में हूं, तो हम उससे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये वो सिचुएशन है जब सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हैं। अब किसी चीज की शॉर्टेज कब कहते हैं, जब हम कहते हैं कि यार ये चीज मार्केट में शॉर्ट हो गई है। मतलब क्या होता है कि लोग मांग ज्यादा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही उतना, लोग मांग ज्यादा रहे होते हैं, मतलब क्या कि उनकी तलब ज्यादा, डिमांड ज्यादा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तलब ज्यादा है, लेकिन वो चीज मिल नहीं रही। तो हम कहते हैं ये चीज शॉर्ट है, मार्केट में इस चीज की शॉर्टेज चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिमांड के ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर ये 5 और 4 है, और यहाँ पर सप्लाई जो है वो 1 और 2 है। तो डिमांड की वैल्यू ज्यादा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं प्राइस के 1 और 2 के ऊपर, यहाँ पर जो डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई से। तो हम कहते हैं कि डिमांड और तलब ज्यादा है, मतलब चीजें कम हैं, तो हम कहते हैं ये क्या है, मार्केट में शॉर्टेज चल रही है। और क्या ऐसी पोजीशन है जब खरीदने वाले लोग नहीं है लेकिन मार्केट में चीजें बेतहाशा पड़ी हुई हैं।
पेट्रोल बेतहाशा है लेकिन इतने कस्टमर ही नहीं है खरीदने वाले, तो वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो जब एक चीज एक्स्ट्रा पड़ी हुई हो और खरीदने वाले इतने ना हो, तो हम क्या कहते हैं कि जब उसकी मतलब कि तलब कम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी पोजीशन कहाँ है जब जहां पर चीज एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, सप्लाई ज्यादा है लेकिन उस चीज की इतनी डिमांड नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे, तलब नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं 4 और 5 इधर है, इधर 2 और 1 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सप्लाई है वो ज्यादा है डिमांड से। ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या देखी, एक तो हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस के बढ़ने से तलब या डिमांड कम हो जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, प्राइस के बढ़ने से लोग बेचने वाले उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। फिर हमने ये चीजें अंडरस्टैंड कर ली, हमने दोनों की कर्व्स देख ली, रिलेशंस देख ली, टेबल देख ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो हमने कहा जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, एक चीज है हमने उसके 5 पैकेट्स तैयार किए और खरीदने वाले भी 5 पैकेट वाले हैं, 5 पैकेट हमने तैयार करके रखे हुए हैं बिस्किट के, और 5 कस्टमर आए या जितने भी आए और 5 के 5 बिक गए, तो जितने हमने चीज बनाई हुई थी उतनी ही बिक गई। तो ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब हमने चीज, हमारे पास 5 बिस्किट थे और खरीदने वाले 10 आ गए, तो मतलब हमारे पास चीज कम है, चीज की शॉर्टेज है, तो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लोग 10, और हमारे पास चीज कम पड़ी हुई है। और हमारे पास बिस्किट 10 पड़े हुए हैं और 5 लोग खरीदने आए, या 2 लोग आए लेकिन 5 बिस्किट साथ 10 से कम खरीदने आए, तो चीज एक्स्ट्रा पड़ी हुई है और खरीदने वाले कम है। तो हम कहते हैं कि अब सप्लाई ज्यादा डिमांड से। तो ओवरऑल हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने देखा लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस और डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें जो कर्व है इस तरह से अचीव होती है, इस तरह, इसमें इस कर्व इस तरह से, ये क्या होती है डाउनवर्ड होती है, और ये क्या होती है अपवर्ड। उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हमने कहा कि सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाएं। फिर हमने देखा कि मार्केट में जब हम कहते हैं शॉर्टेज हो गई है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि अब जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है। और जब हम कहते हैं कि यार ये चीज तो एक्स्ट्रा अब हमारे पास पड़ी हुई है और बिक ही नहीं रही, इतनी कस्टमर ही नहीं आ रहे, तो इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो ये आज हमने ये 3-4 फार्मूलाज को डिस्कस किया है। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आप अपना फीडबैक और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।